तो गुड मॉर्निंग। तो फिर आज का न्यूज़पेपर का जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट न्यूज़ आइटम है उसको डिस्कस करते हैं फिर। तो चलो। हम्म। आज का हमारा जो पहला इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो क्या है, क्वाड के बारे में। ठीक है, तो मेनली क्या है ना, कल भी हमने डिस्कस किया था क्या कि जो क्वाड है वो एक इंटरनेशनल ग्रुप है। ठीक, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। तो मेनली क्वाड के चार मेंबर है। ठीक है, क्वाड के चार मेंबर है कौन कौन? यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया। ठीक है, तो न्यूज़ यही था कि कल क्वाड का क्या था कि उन लोगों का नेवल एक्सरसाइज चल रहा है अभी। ठीक है, और उनका मीटिंग भी अभी स्टार्ट हो रहा है। तो इसमें यही बताया गया है कि जो क्वाड का मीटिंग होने वाला है अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर वो रशिया और यूक्रेन के रेफरेंस में देखा जाए कि ये चारों कंट्री का। तो लेकिन ये भी बताया गया है इसके अंदर कि ये चारों कंट्री जितना स्ट्रांग पहले लग रहे थे आपस में, इनका बॉन्डिंग उतना स्ट्रांग लग रहा था, जितना मतलब कॉमन इंटरेस्ट इनका पहले लग रहा था, उतना ही अब ये ग्रुप डिवाइडेड लग रहा है। क्यों? क्योंकि जहां एक तरफ यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने क्लियरली वोट किया रशिया के अगेंस्ट में यूएनएससी के अंदर, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर, इंडिया ने दोनों जगह एब्सेंट मारा। ठीक है ना, इंडिया ने दोनों जगह पर वैकेंट किया कि हम वोटिंग ही नहीं देंगे। तो कहीं ना कहीं डिफरेंस दिखा रहा है इन ग्रुप के बीच में। जो कुछ महीने तक एक ग्रुप का जो व्यू था, जो कॉमन पॉइंट था, ठीक है, वो कहीं ना कहीं इनके बीच में डिफरेंसेस आ रहा है। तो ये ग्रुप अब कैसे फंक्शनिंग करेगा नहीं करेगा उसको लेके क्वेश्चन मार्क किया गया। तो मेनली यहाँ पे ये याद रखना है, क्वाड जो है मेनली इसका कॉम्पोजिशन क्या है, चार ग्रुप है। ठीक है, ये चीज है। दूसरा इंपॉर्टेंट न्यूज क्या है ये, अभी क्या था ना, आंध्र प्रदेश ने, अभी पता कि था 2014 के अंदर क्या हुआ था कि आंध्र प्रदेश जो था ना उसको डिवाइड करके दो स्टेट में डिवाइड कर दिया गया था। ठीक है, मतलब पूरा आंध्र प्रदेश का एक पार्ट निकाल कर उसको तेलंगाना बना दिया गया था। ठीक, अब इससे हुआ क्या था कि जो आंध्र प्रदेश का पहले जो कैपिटल था हमारा हैदराबाद, अब वो शिफ्ट कहाँ हो गया, तेलंगाना कैपिटल हो गया। ठीक है, तो मतलब क्या कि आंध्र प्रदेश के पास खुद का कोई कैपिटल नहीं था। तो स्टार्टिंग में जुगाड़ ये फिट किया गया कि 10 सालों तक ये जो हैदराबाद हैदराबाद होगा वो कॉमन कैपिटल होगा, तेलंगाना का भी और आंध्र प्रदेश का भी। ठीक है, अब कहीं ना कहीं वो टाइम पीरियड खत्म होने वाला है, आने वाला है। तो इसलिए क्या है कि आंध्र प्रदेश का कोई कैपिटल पता था, आंध्र प्रदेश को पता था कि भैया हैदराबाद जो मेरा है वो चला गया तेलंगाना के पास। अब मेरे पास 10 सालों तक तो ये प्रोविजन है कि हैदराबाद कॉमन कैपिटल होगा, लेकिन उसके बाद क्या? इसलिए आंध्र प्रदेश ने क्या किया था, न्यू कैपिटल बनाने के लिए प्रोसेस स्टार्ट किया था। तो उन्होंने स्टार्टिंग में एक प्रोजेक्ट लाया था। क्या उन्होंने ये बोला था कि हम एक अपना जुडिशियल कैपिटल बनाएंगे अलग, एक लेजिस्लेटिव कैपिटल होगा और एक होगा मेरा एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल होगा। ठीक है, तो मतलब उन्होंने क्या प्रोविजन बनाया था, तीन कैपिटल बनाने का प्रोविजन बनाया था। ठीक है, तो वही हाई कोर्ट का जजमेंट ये आया कि भैया आप ऐसा नहीं कर सकते हो, ना तो आप कैपिटल को डिवाइड कर सकते हो, ना तो कैपिटल को तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, तो वही हाई कोर्ट का ये ऑर्डर है। तो यहाँ पे ये याद रखना है क्या, हैदराबाद जो था वो तेलंगाना कैपिटल है, आंध्र प्रदेश का जो कैपिटल है उन्होंने बोला था अमरावती हम बनाएंगे। तो काम चल ही रहा है, तो उसको लेके था ये। ये एक देखो, ये क्या है कि इमेज दिया है, तो नॉर्मली क्या होता है हम लोग इसको नेग्लेक्ट करके चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि इंपॉर्टेंट चीज दिया रहता है क्या, ये जो इमेज के नीचे में जो दिया रहता है ना, कहाँ का फंक्शन है, कहाँ का वो फेस्टिवल है, तो उसको थोड़ा देख लिया करना। जैसे एग्जाम्पल ये कालियट्टम फेस्टिवल जो है कहाँ का है, केरला का है। तो बाकी डिटेल इसका अपने हिसाब से नोट्स में प्रिपेयर कर लेना। बाकी डिटेल केरला का है तो किस टाइप का डांस है, क्या ये मेल ओरिएंटेड है, क्या फीमेल ओरिएंटेड है, ठीक है, इसका क्या क्या फीचर्स है, ये सब। एक न्यूज़ यहाँ पे क्या है कि तिहाड़ जेल के अंदर, वहाँ पे गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि तिहाड़ जेल के अंदर अंदर हम लोग बर्ड केयर सेंटर स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छा चीज़ है, बिकॉज कहीं ना कहीं हमारे जेल के अंदर जो मैन पावर है, जो कहीं ना कहीं मैन पावर है, गवर्नमेंट इतना रिसोर्सेज वहाँ पुट कर रहा है, तो उसका कुछ ना कुछ वे में तो यूज किया जाए ना। तो बहुत सारे जेल के अंदर क्या होता है, बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री भी होता है। जैसे एग्जाम्पल ले लिया जाए, जब कोविड का फर्स्ट वेव आया था ना, तो बहुत सारे जेल के अंदर क्या हुआ था, मास्क बनाने का काम स्टार्ट हुआ था। ठीक है, क्योंकि शॉर्टेज ऑफ मास्क था उस टाइम में। तो और दूसरा बात, शॉर्टेज ऑफ मास्क था, तो उसका सप्लाई भी इंक्रीज करना था हम लोग को। तो उस समय क्या था, बहुत सारे जेल के अंदर मास्क बनाने का काम स्टार्ट हुआ था, और भी अलग अलग जेल के अंदर स्टार्ट होता है। तो ये कोई यूनिफाइड पॉलिसी नहीं है गवर्नमेंट का कि ये सब करवाना है हमको, वो ऑल डिपेंड करता है वहाँ के जेलर के ऊपर। ठीक है, तो जेलर अपने लेवल पे चाहे तो वहाँ पे कुछ छोटा मोटा इंडस्ट्री स्टार्ट करवा सकता है। ठीक, बहुत सारे जेल ऐसे हैं जहाँ पे थोड़ा मोटा पापड़ बनाने का इंडस्ट्री या छोटा मोटा एमएसएमई इंडस्ट्री बना के काम दिलाया जाता है कैदियों को। ठीक है, लेकिन ये कोई यूनिफाइड पॉलिसी नहीं है गवर्नमेंट का, ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल जेलर के थिंकिंग के ऊपर, उसका क्या चाहता है नहीं चाहता है वो। तो ये है। तो तिहाड़ के अंदर यहाँ पे बर्ड केयर सेंटर स्टार्ट किया इन्होंने। ये एक इम्पोर्टेंट न्यूज है क्या, मेकेडाटू प्रोजेक्ट। ठीक है, तो मेनली क्या है ये प्रोजेक्ट,
अब क्या है कि न्यूज के अंदर हमने देखा ये क्या कि कावेरी रिवर डिस्प्यूट चल रहा है, ठीक। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये रखना है कि कावेरी डिस्प्यूट का जो बारे में जब हम सुनते हैं तो नॉर्मली हम क्या सुनते हैं कि कावेरी रिवर क्या होता है, इधर कर्नाटका से निकला कावेरी रिवर और इधर तमिलनाडु में आ गया, ठीक है। तो ये दोनों स्टेट के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है इसको लेके कि भैया तुम इतना पानी रखोगे, तुम इतना पानी क्यों काट लिया, हमको पानी चाहिए, ठीक है। इस टाइप का इशू चल रहा है इनके बीच में। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यहाँ पे कावेरी डिस्प्यूट के अंदर सिर्फ दो पार्टी नहीं है, सिर्फ दो स्टेट नहीं है, कर्नाटका और तमिलनाडु नहीं है, यहाँ पे दो और स्टेट है, ठीक है। दो और स्टेट कौन कौन सा है, एक स्टेट है मेरा केरला, ठीक है, और एक यूटी है मेरा पुडुचेरी, क्लियर। तो कावेरी वाटर डिस्प्यूट जो है वो तीन स्टेट और एक यूटी के बीच में, मतलब चार स्टेट यूटी के बीच में कौन कौन सा, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला और पुडुचेरी, ठीक है। इनके बीच में तो इन चारों को शेयर करना पड़ता है, शेयर मिलता है पानी का, ठीक है। केरला और पुडुचेरी को बहुत कम कम मिलता है, ठीक है, जो भी, लेकिन ये चारों इसका पार्ट है, क्लियर। अब ये जो टोटल इशू चल रहा है मेरा मेकिटाटू प्रोजेक्ट का, ये इशू क्या है? इशू ये है, कर्नाटका ने ये बोला है कि भैया हमारे यहाँ पानी का प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए हम डैम बनाएंगे, पानी को स्टोर करेंगे, ठीक है, क्लियर। अब देखो केरला क्या है, ऊपर है, कर्नाटका क्या है, ऊपर है, ठीक है। कर्नाटका ने बोला है कि हम डैम बना के पानी को इशू मतलब रिजर्व करेंगे, तो वही जो डैम बनाने का जो प्रोजेक्ट है ना, उसी का नाम है मेकेटाटू प्रोजेक्ट, ठीक है। इसके अंदर मेनली ये बोला, कर्नाटका ने बोला है कि भैया हम डैम बना के पानी स्टोर करेंगे। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये रहा है, कर्नाटका है ऊपर, तमिलनाडु इस साइड नीचे, तो नेचुरल सी बात है, कर्नाटका का डैम बनाएगा, पानी स्टोर करेगा, तमिलनाडु को कम पानी सप्लाई होगा यहाँ से, क्योंकि पानी अगर स्टोर होगा तो नीचे कम पानी आएगा, तमिलनाडु में कहीं ना कहीं पानी का स्कार्सिटी हो सकता है। तो इसी को लेकर दोनों स्टेट के बीच में फिर इशू प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो इसके बारे में मैंने आज डिटेल न्यूज एनालिसिस किया था, तो इवनिंग में जब वो पब्लिश होगा वेबसाइट पे तो मैं लिंक दे दूंगा, आप देख लेना वहां से, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन एंगल भी दे दिया एग्जाम्पल। और इशू क्यों होता है, बिकॉज रिवर का क्या होता है, इरिगेशन होता है, ठीक है। इरिगेशन हो गया, वाटर सप्लाई हो गया, ये सब स्टेट का मतलब स्टेट लिस्ट में आता है। बट जो कहीं ना कहीं इंटर स्टेट वाटर है, ठीक है, वो यूनियन लिस्ट में आता है, ठीक है। और भी बहुत सारा चीज है, जैसे एग्जाम्पल एक इंपॉर्टेंट एक्ट यहाँ पे क्या है, मेरा 1956 का 62 में क्या कहा था, ठीक है। आर्टिकल 262 के अंदर हमारा क्या है, इंटर वाटर डिस्प्यूट। उसमें क्या है कि पार्लियामेंट ये बोल सकता है कि भैया ये जो इंटर वाटर डिस्प्यूट्स है ना, इसमें सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट कुछ एक्शन नहीं ले सकता है, उसके जुरिडिक्शन के बाहर है, ठीक है। पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 262 ये इंश्योर कर सकता है कि कोई भी कोर्ट इस टाइप के इशू पे जजमेंट नहीं दे सकता है, ठीक है। ये सिर्फ पार्लियामेंट के अथॉरिटी के अंदर ही होगा कि वो अपना ट्रिब्यूनल्स बना के उस इशू को डील करे, ठीक है। तो इसके बारे में डिटेल में देख लेना, एक बार लिंक दे दूंगा इवनिंग में। यहाँ पे ये मेका टेटू जो प्रोजेक्ट था उसके बारे में ध्यान रखना है, क्या ये कावेरी रिवर पे है, ठीक है। और इसमें कावेरी रिवर का जो डिस्प्यूट है उसमें चार पार्टी इन्वॉल्व है, तो ये दो इंफॉर्मेशन याद रख लेना, बाकी डिटेल वो इवनिंग में देख लेना। एक क्या, इंडस वाटर ट्रीटी। अब देखो इस पूरे के अंदर में उतना कुछ नहीं है, लेकिन इशू था इंडस वाटर ट्रीटी का नाम था यहाँ पे, इसलिए मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। इंडस वाटर ट्रीटी जो हुआ था मेनली 1960 में हुआ था, ठीक है। इसमें हुआ मेनली ये क्या था कि इंडिया और पाकिस्तान, ठीक है, इन दोनों के बीच वाटर को डिवाइड को लेके इशू चल रहा है, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक वालों ने ये बोला कि भैया आओ चाय वाई पियो, ठीक है, डिस्कशन करते हैं, कोई जुगाड़ फिट करते हैं, ठीक है। तो दोनों आया, तो वर्ल्ड बैंक के प्रेजेंस में, ठीक है, दोनों ने ट्रीटी साइन किया, जिसको कहते हैं इंडस वाटर ट्रीटी। अब इसका प्रोविजन क्या था, तो यहाँ पे यह देखना है क्या कि इंडस वाटर ट्रीटी जो था उसको ब्रोकेज का काम किसने किया था, वर्ल्ड बैंक ने किया था, पहला इन्फॉर्मेशन। सेकंड क्या, इस ट्रीटी में ये बोला गया है कि हमारा जो ये मान लो कि ये इंडिया रहा हमारा, ठीक है, ठीक। अब क्या है, इंडिया से पाकिस्तान कौन कौन सा रिवर जाता है, ये इंडस गया, ठीक है, चिनाब गया, रावी गया, बीस गया, ठीक है, सतलज गया, ठीक। अ, झेलम, हाँ ये झेलम, इधर रहा इंडस, ठीक है, ये इंडस हो गया, ठीक। ये झेलम हो गया, ये चिनाब हो गया, ये रावी हो गया, ये बीस हो गया, ये बीस यहाँ पे सतलज इंडिया में मिल जाता है, खैर वो ज्योग्राफी में देख लेना, मेनली मैं समझा जो रहा हूँ वो समझना, ठीक है। और ये रहा सतलज हो गया, ठीक। तो इंडस वाटर ट्रीटी में मेनली ये बोला गया था, ये जो तीन रिवर है ना, ये इसका वाटर सप्लाई जो होगा ये इंडिया कंट्रोल कर सकता है, वाटर मतलब इसका वाटर का जो यूज है इंडिया कर सकता है, ठीक है। और ये जो तीन रिवर है वो पाकिस्तान को दिया गया, मतलब क्या कि जो छह रिवर था उसमें तीन दे दिया गया पाकिस्तान को, तीन दे दिया गया इंडिया को, मतलब क्या, ऊपर का जो तीन रिवर है उसमें इंडिया कोई भी स्टोरेज टाइप का स्ट्रक्चर नहीं बना सकता है, मतलब एग्जाम्पल को डैम बना के पानी को स्टोर करे, ऐसा नहीं कर सकता इंडिया इन तीनों के ऊपर, ठीक है।
हाँ, इन तीनों में क्या है, बना सकता है लेकिन उतना बड़ा भी नहीं बना सकता है, ठीक है, क्लियर है। तो ये तीनों जो रिवर है नीचे वाला, रावी, बीच और सतलज, इसके ऊपर इंडिया का कहीं ना कहीं कंट्रोल है, और ऊपर वाले पे पाकिस्तान को दे दिया गया एक टाइप से, ठीक। ऊपर वाले का पानी यूज कर सकता है इंडिया, बट शर्त ये है कि उसके ऊपर कोई स्टोरेज या डैम ना बनाए, ठीक है, और नीचे वाले पे वो बना सकता है अपना। तो ये है इंडस वाटर ट्रीटी का मेन प्रोविजन। एक इम्पॉर्टेंट न्यूज क्या है कि अब देखो, नॉर्मल से बात क्या है ना, आंसर लिखते टाइम ये वर्ड्स का ध्यान रखना, कभी ये मत लिखना कि नहीं वो टैक्स चोरी किया, टैक्स पे नहीं किया, इस टाइप का नहीं, टैक्स इवेजन, ठीक है। तो अब ये होता क्या है, तो क्या है ना, आईटी डिपार्टमेंट ने ये बोला है हमारा कि बहुत सारे मल्टीनेशनल कंपनी जो है ना वो टैक्स इवेजन करते हैं। अब टैक्स इवेजन होता कैसे, देखो, टैक्स चोरी करना और टैक्स इवेजन करने में बहुत फर्क होता है, ठीक है। टैक्स चोरी करना मतलब क्या कि आपने टैक्स दिया ही नहीं, ठीक ना, टैक्स दिया ही नहीं, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं भरा आपने, कोई डॉक्यूमेंट शो नहीं किया, आपने टैक्स पे नहीं किया, ठीक है। टैक्स इवेजन क्या होता है, इवेजन मतलब ये होता है कि आपने सब डॉक्यूमेंट्स पेश किया, लेकिन वो डॉक्यूमेंट्स के अंदर हेरा फेरी करके आपने अपने इनकम को ही कम दिखाया, जिससे क्या वो कम टैक्स पे करना पड़े, क्लियर है। तो टैक्स चोरी बिल्कुल अलग होता है, जिसमें कि आप टैक्स इनकम छुपाते हो या फिर बताते नहीं हो या पेपर ही फाइल नहीं करते हो, ठीक है। जैसे एग्जांपल ये देता हूँ, जैसे मान लो कि एक इंसान है, ठीक ना, ए है मान लो, ठीक है। ए का इनकम मान लिया जाए 10 लाख है, ठीक है। अब क्या है कि इनकम टैक्स लिमिट मान लो इंडिया का 6 लाख के ऊपर जो भी इंसान का इनकम होगा उसको टैक्स देना पड़ेगा, क्लियर है। उसने क्या किया, जिसका इनकम मान लो 10 लाख है, उसने क्या बोला है कि भैया मेरा इनकम तो 5.5 लाख ही है, ठीक है, तो उसको टैक्स पे नहीं करना पड़ा, ठीक, क्लियर। लेकिन दूसरा इंसान क्या है, जिसका मान लो 10 लाख है, ठीक है, उसने ये बोला कि नहीं भैया मेरा इनकम तो 7 लाख ही है, ठीक है, इसलिए मेरा टैक्स इतना ही बनता है, ठीक है, क्लियर है। तो उसने पूरा पेपर फाइल किया, इसने ये बोला कि भैया कि इनकम अपना कम दिखाया, दूसरे ने क्या बोला, इनकम अपना दिखाया, पेपर भी सबमिट किया, लेकिन जो लूप होल्स होता है ना, तो इवेजन जो होता है, इन शॉर्ट ये समझो कि इवेजन जो होता है ना, टैक्स इवेजन, वो क्या होता है, पूरा रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके उसके बीच में लूप होल्स को खोज के उसका यूज करके अपना टैक्स को शेव करना। इंटरनेशनल कंपनी ये कैसे करते हैं, इंटरनेशनल कंपनी मेनली ऐसे करते हैं, एग्जाम्पल देता हूं मैं, कि मान लो एक कंपनी है तुम्हारा, ठीक है, रिलायंस, ठीक, रिलायंस, उसका एक ब्रांच है, उसका एक अलग मतलब सब्सिडरी कंपनी है, कौन सा, पेंटालून्स है। एक सब्सिडरी कंपनी उसका बिग बाजार है, क्लियर। अगर मान लो इसको कुछ ऐसा करना हो ट्रेडिंग, तो अब मतलब ये क्या करेगा, सिंपली मान लो बाजार के अंदर पेंटालून्स का शेयर का रेट है 1,000 रुपए, ठीक है। अब वो क्या करेगा, अगर बिग बाजार इसको टेक ओवर करने वाला होगा, तो ये दिखाया कि नहीं भैया, एक ये जो मार्केट में हमने इसे खरीदा है ना, वो 500 का ही शेयर था। मतलब क्या होता है, नॉर्मल सा बात, जो ट्रेडिंग वगैरह में क्या होता है, जो मार्केट प्राइस होता है इससे उससे बहुत ही कम में दिखा के अपना लेते हैं, जिससे टैक्स कम भरना पड़े। जैसे एग्जाम्पल ले लिया जाए एक और, मान लो कोई एक इंसान है जो जिसने मान लो लैंड खरीदा है, ठीक है, जमीन खरीदा है, लैंड खरीदा है किसी ने। तब होता क्या है, मान लो 10 लाख का उसने मान लो जमीन खरीदा है, ठीक है, तो उसको पता है कि भैया अगर मैं पेपर में 10 लाख दिखाऊंगा तो मेरे को 10% के हिसाब से मान लो कि 1 लाख कस्टम मतलब एक तरह से स्टैम्प ड्यूटी भरना पड़ेगा, ठीक है। तो वो क्या करेगा कि अपना लैंड का जो प्राइस कम दिखाएगा, क्या मतलब 5 लाख में मैंने ये जमीन खरीदा है, ठीक है, क्लियर, जिससे कि उसको 50,000 ही टैक्स भरना पड़े, क्लियर। तो ये सब होता है टैक्स इवेजन बाय फॉलोइंग द रूल्स। तो टैक्स चोरी क्या होता है, वो पूरा चोरी कर लेता है, बताता ही नहीं है। और टैक्स इवेजन क्या होता है, बता के सब कुछ करके लूप होल्स का फायदा उठा के, खामियों का फायदा उठा के अपना फायदा उठा लेना। अगला न्यूज क्या है, ये वाला, ठीक। गवर्नमेंट ने ये बोला है कि जम्मू के अंदर हम लोग क्या है ना कि एक विलेज डिफेंस ग्रुप बनाएंगे, मतलब क्या कि हर गांव में एक डिफेंस फोर्स बनाया जाएगा, वहां के रेसिडेंट को लेके उनको हथियार सप्लाई किया जाएगा, ठीक है, इस टाइप का चीज, ठीक। तो इंडिया में पहला बार नहीं हो रहा है, झारखंड के अंदर भी गवर्नमेंट ने ऐसा मॉडल अडॉप्ट किया था, जिसको हम लोग सलवा जुलूम कहते हैं, ठीक है। अब उसका क्या हुआ नहीं हुआ वो तो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये भी होता है कि अगर आप गांव गांव के अंदर लोगों को हथियार सप्लाई कर रहे हो या फिर फोर्स ऑर्गेनाइज कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं एक उनका जो इंडिपेंडेंस है उनके पास और कर्व होगा, प्लस बंदूक होगा उनके पास में, तो वो मतलब और भी बहुत सारा चीज हो सकता है, इसके ऊपर डिस्कशन हो सकता है, लेकिन खाली न्यूज के हिसाब से ये याद रखना हम लोग को कि जम्मू के अंदर गवर्नमेंट ने ये बोला है कि हम लोग मतलब एक टाइप से विलेज डिफेंस कमिटीज वगैरह बनाएंगे हम लोग, ठीक है। एक ये रहा एआईबी, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक, ठीक। अब ये क्या ये न्यूज क्या है, इसने ये बोला है कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक ने ये बोला है कि भैया रशिया के अंदर और बेलारूस के अंदर जो जो हमारा प्रोजेक्ट चल रहा था उसको हम लोग पॉज करते हैं, ठीक ना, उसको हम लोग पॉज करते हैं, क्लियर। ऐसा क्यों, क्योंकि नॉर्मल सा बात है, क्या दोनों ने अटैक किया है, ठीक है, दोनों ने मिलकर अटैक किया, रशिया ने बेल्जिंग के साथ मिलकर अटैक किया है, अटैक तो रशिया ने किया, बट बेजिंग ने उसको रास्ता दिया कि भैया मेरे कंट्री से होके जाओ, क्योंकि आपका पास पड़ेगा यूक्रेन, इसीलिए। तो इन दोनों कंट्री के अंदर जो भी प्रोजेक्ट चल रहा है उसको
एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक ने उसको पॉज कर दिया है। क्यों किया है? अब रीजन हम लोग देखा, अब देख लेते हैं कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक है क्या। ये इस बैंक के अंदर मेनली क्या है ना, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक के अंदर ये मेनली क्या काम करता है, एशियन कंट्रीज को लोन प्रोवाइड करवाता है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए। पहला काम तो ये, पहला चीज क्या, इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट करता है लोन प्रोवाइड करवा के। सेकेंड, इस बैंक के अंदर जो शेयर होल्डर है, तो मोर देन 26% जो शेयर है वो चाइना का है। उसके बाद आता है इंडिया का नंबर 7%। ठीक है, इस बैंक का दो लार्जेस्ट जो शेयर होल्डर है वो है इंडिया और चाइना। इंडिया 26% शेयर होल्डर है और इंडिया 7% शेयर होल्डर है। ठीक है, इसके जो अभी के प्रेसिडेंट, जो वाइस प्रेसिडेंट है इस बैंक के, वो है कौन, आरबीआई गवर्नर जो थे पहले, उर्जित पटेल, वो। ठीक है, ये चीज है। ठीक है, तो इस बैंक ने ये बोला है कि भैया ऐसा चीज है कि हम लोग इंटरनेशनल लॉ को मानते हैं। ठीक है, क्योंकि वो वहां पे कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इसलिए हमारा प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं उसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क हो जाता है, इसलिए हम उसको पॉज कर रहे हैं अभी। ठीक है, क्लियर। और चाइना और इंडिया दोनों ने एक तरह से न्यूट्रल स्टैंड मेंटेन किया था जब वोटिंग हुआ था यूएनएससी के अंदर रशिया को लेकर। तो सेम काम वर्ल्ड बैंक ने भी किया है कि वर्ल्ड बैंक ने भी यही बोला है कि हम लोग भी रशिया के अंदर और बेलारूस के अंदर जो भी हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, उसको हम लोग होल्ड करते हैं, पॉज करते हैं। अब देखो, ये बहुत दिन से लोग न्यूज में आ रहा है कि हमारा ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन अब ट्रेड डेफिसिट होता क्या है? तो इकोनॉमिक्स का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देख ही लो। ठीक है, हमारा क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट। जब भी बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब क्या होता है कि एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ ट्रेड करता है। ठीक है, तो इंडिया का अगर ट्रेडिंग रिलेशन किसी कंट्री के साथ है तो हम अपना बैलेंस ऑफ पेमेंट बनाते हैं। ठीक है, अब बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होता है उसका दो कंपोनेंट होता है। ठीक, एक होता है मेरा क्या, करंट अकाउंट। ठीक है, एक होता है मेरा कैपिटल अकाउंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट का दो कंपोनेंट था, मतलब क्या कि हम जो इंटरनेशनल लेवल पे या दूसरे कंट्री के साथ ट्रेड करते हैं ना, उसको हम दो लिस्ट में या दो जगह लिखते हैं। ठीक ना, अलग अलग टाइप की चीज को अलग अलग जगह लिखते हैं हम लोग। ठीक, अब सवाल ये आता है कि करंट अकाउंट के अंदर क्या होता है, कैपिटल अकाउंट क्या होता है, तो ये समझ लो पहले। कैपिटल का मतलब क्या होता है, जहां पे कुछ जनरेट हो, कैपिटल है मेरा। ठीक है, तो कैपिटल के अंदर क्या, कुछ जनरेट हो। ठीक, और करंट का मतलब क्या होता है कि करंट में जो ट्रेडिंग कर रहे हैं हम लोग, ये। ठीक है, अब ये देखो बिना कंफ्यूजन हुए। ठीक, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का दो कंपोनेंट होता है, करंट और कैपिटल। ठीक, अभी ये भूल जाओ, अभी करंट पे ध्यान दो। करंट में क्या होता है कि जो भी हम अभी प्रेजेंट, कोई भी कंट्री, अगर मान लो हम इंडिया वाले यूएसए के साथ मान लो कि कोई सामान खरीद रहे हैं, ठीक ना, तो वो गुड्स यहाँ पे आ जाएगा मेरा। ठीक, सर्विसेज यहाँ पे आ जाएगा मेरा। ठीक है, क्लियर। और क्या आता है करंट अकाउंट के अंदर, मान लिया जाए कि बाहर इंडिया का कोई लोग रह रहा है, ठीक, उसने अपने फैमिली वाले को पैसा भेजा है, रेमिटेंस। ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं, वो आएगा करंट में। उसके बाद क्या होता है कि मान लो कल को यूएसए का प्रेसिडेंट इंडिया में आ जाए और इंडिया में कुछ डोनेशन दे दे, इंडिया को मान लो 5-6 हजार करोड़ इंडिया को डोनेशन दे दे। ठीक है, तो डोनेशन करंट में आ जाएगा। ठीक, तो ये सब जो होता है करंट अकाउंट के अंदर में आता है। ठीक है, और कैपिटल के अंदर क्या आएगा मेरा, कैपिटल के अंदर क्या होता है कि ऐसा पैसा जो कि कैपिटल क्रिएट करे, जैसे एग्जांपल एफडीआई। ठीक है, एफडीआई इंडिया में आएगा तो वो इधर कैपिटल अकाउंट में आएगा। ठीक, उसके बाद क्या होता है, जो बाहर से हम लोग लोन वगैरह लेते हैं, ठीक है, लोन लेते हैं या लोन देते हैं, वो इधर आ जाएगा मेरा। ठीक है, कैपिटल में। ठीक, अब होता क्या है कि अब देखो यहाँ पे, अब अगर दूसरे कंट्री का हम गुड्स दे रहे हैं, ठीक है, और गुड्स या गुड्स दूसरे कंट्री से हम गुड्स मंगा रहे हैं, तो यहाँ पे लिखाएगा गुड्स के अंदर, सर्विसेज के अंदर यहाँ लिखाएगा। तो बाद में क्या होता है, इसका कैलकुलेशन होता है। ये देखते हैं हम लोग क्या, कि हमने बाहर दूसरे कंट्री को कितना गुड्स भेजा, ठीक है, और दूसरे कंट्री से कितना गुड्स मंगाया। क्लियर, एक्सपोर्ट कितना किया, इंपोर्ट कितना किया गुड्स के अंदर। ठीक, तो इंडिया क्या होता है कि एक्सपोर्ट हम लोग कम करते हैं बट इंपोर्ट ज्यादा करते हैं गुड्स का। इसलिए क्या होता है, ये जो करंट अकाउंट मेरा होता है ना, वो क्या होता है, नेगेटिव में होता है या डेफिसिट होता है। क्यों? क्योंकि हम लोग इंपोर्ट ज्यादा करते हैं बट एक्सपोर्ट कम करते हैं। ठीक है, क्लियर। इसलिए क्या होता है, ये मेरा नेगेटिव में होता है। ठीक, क्यों? क्योंकि हम एक्सपोर्ट कम करते हैं। ठीक है, एक्सपोर्ट कम करते हैं और इंपोर्ट हम लोग ज्यादा करते हैं, इसलिए ये मेरा करंट अकाउंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है। क्लियर, गुड्स वाला समझ गया, सर्विस वाला समझ गया। अब रेमिटेंस क्या होता है, जितने लोग बाहर काम करते हैं हमारे इंडिया के, इंडिया मतलब लार्जेस्ट रेमिटेंस वाला कंट्री है। ठीक ना, मतलब वर्ल्ड में सबसे ज्यादा अगर किसी कंट्री में पैसा बाहर से भेजा जाता है, वहां के लोग भेजते हैं, तो इंडिया है। ठीक, क्लियर है। तो यहाँ पर भी हमारा पॉजिटिव होता है, क्योंकि यहाँ पे उतने लोग काम करते नहीं दूसरे कंट्री के जो अपने कंट्री में पैसा भेजें। ठीक है, और डोनेशन वगैरह इधर एफडीआई एफआई में क्या होता है, ये वाला पॉजिटिव होता है। ऑन एवरेज देखा जाए तो उतना डिटेल नहीं बता पाऊंगा, बट अभी फिलहाल ये याद रखो, करंट अकाउंट जो होता है मेरा, वो क्या होता है, निगेटिव में होता है। क्यों होता है? क्योंकि हम लोग एक्सपोर्ट कम करते हैं, इंपोर्ट ज्यादा करते हैं। ठीक है,
और कैपिटल अकाउंट जो होता है वो क्या होता है मेरा, ये थोड़ा पॉजिटिव में होता है मेरा। ठीक। अब यहाँ पे बात करते हैं जो करंट अकाउंट, जो नॉर्मली जो न्यूज में सुनते हैं, ट्रेड डेफिसिट, ट्रेड डेफिसिट। तो ट्रेड डेफिसिट जो वर्ड है उसका इसी से लेना देना है, ठीक है, क्योंकि ट्रेडिंग का पार्ट यहाँ पे नहीं होता, इसका ट्रेडिंग से कुछ लेना देना नहीं होता है। ट्रेडिंग का पार्ट होता है मेरा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट यहाँ से, ठीक है। अब बस ये समझो कि अगर मान लो कि इंडिया का एक्सपोर्ट कम है, इम्पोर्ट ज्यादा हो रहा है, ठीक है, ठीक है, तो ट्रेड डेफिसिट मेरा ऑलरेडी है। ठीक। अगर मान लिया जाए कि इंपोर्ट, अगर कल के टाइम में अगर इंपोर्ट प्राइस हमारा ऑयल का बढ़ जाता है, ठीक है, इंपोर्ट कॉस्ट हमारा बढ़ जाता है, तो क्या होगा कि ऑलरेडी जो डेफिसिट हमारा था, डेफिसिट और बढ़ेगा ही ना। नहीं समझ में आया, फिर समझो। मान लो कि इंडिया, अगर मान लो अभी 10 रुपए का एक्सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, उसके सामने में इंपोर्ट कर रहा है 15 रुपए का। ठीक। तो हमारा ट्रेड डेफिसिट कितना हो गया, 5 रुपए का ट्रेड डेफिसिट हो गया, ठीक है। अब देखो, अगर मान लो कि अभी जो सिचुएशन चल रहा है या किसी सिचुएशन के कारण ये जो 15 रुपए का जो ऑयल हम लोग इंपोर्ट करते थे उसका रेट बढ़ गया, ठीक है। अब ऑयल हम लोग को 17 रुपए मिल रहा है मार्केट में, ठीक। अब ये ऑयल हम लोग को 70 रुपए में मिल रहा है। हमारा एक्सपोर्ट तो मोर लेस सेम है हमारा, ठीक, लेकिन हमारा इंपोर्ट बढ़ गया बिकॉज इन्फ्लेशन बढ़ गया बाहर के कंट्री में, ठीक है, बाहर से जो मंगा रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे हमारा प्राइस बढ़ गया, इसलिए हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ गया। तो अब क्या होगा, ट्रेड डेफिसिट जो मेरा 5 रुपया घाटा मेरे को हो रहा था, अब 7 रुपया घाटा होगा मेरे को, ठीक है। ये सब आता है इसी में करंट अकाउंट के अंदर। आई होप ये क्लियर हो गया होगा ट्रेड डेफिसिट का कॉन्सेप्ट। तो यही होता है मेरा। अब आगे अगला न्यूज देख लेते हैं फिर। ये। तो अभी रशिया और यूक्रेन का जो हो रहा है प्रॉब्लम, ठीक, उसके कारण क्या हो रहा है कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर ऑयल का प्राइस बढ़ रहा है, बिकॉज रशिया जो है वो बहुत वन ऑफ द लार्जेस्ट इम्पोर्टर एक्सपोर्टर ऑफ ऑयल है या प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल है, ठीक है। सेम वीट का भी वन ऑफ द इम्पोर्टेंट प्रोड्यूसर है, इतना कि वर्ल्ड के अंदर इंटरनेशनल मार्केट में जितना भी वीट का ट्रेडिंग होता है ना, वीट का मतलब ट्रेडिंग, उसमें से 28% रशिया और यूक्रेन प्रोड्यूस करता है। मतलब इंटरनेशनल मार्केट में जितना भी वीट का एक्सपोर्ट होता है ना, उस टोटल वीट एक्सपोर्ट में 28% जो होता है रशिया और यूक्रेन का शेयर होता है, ठीक है। तो समझ सकते हो क्या कि वर्ल्ड का मोर देन 1/4 जो है पार्ट, वो अभी ना कहीं डिस्टर्ब हो चुका है एक्सपोर्ट इसका, ठीक। उसके अलावा रशिया जो है वो ऑयल का, गैस का, मेटल का, ग्रेन का वन ऑफ द लार्जेस्ट सप्लायर है वर्ल्ड के अंदर। तो इसका कहीं ना कहीं वर्ल्ड वाइड एक कहीं ना कहीं कमी इसका फील हो रहा है, ठीक है, इस वॉर के कारण। चाहे वो मेटल के फील्ड में हो, चाहे वो ऑयल के फील्ड में हो, चाहे गैस के फील्ड में हो, तो वर्ल्ड वाइड वाइड एक क्राइसिस देखने को मिल रहा है, ठीक। इंपॉर्टेंस हम इसी समझ सकते हैं कि दुनिया के अंदर 28% जो जितना भी वीट प्रोडक्शन होता है उसका 28% जो है अकेला रशिया और यूक्रेन में होता है, ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट न्यूज हमारे लिए क्या है कि हमारा सरसों तेल महंगा होने वाला है। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड के अंदर जितना भी सरसों तेल का मतलब इंडिया जितना इंपोर्ट करता, मतलब इंडिया जो है, ठीक है, जितना सनफ्लावर ऑयल इंपोर्ट करता है उसका 90% जो इंपोर्ट है ना, वो रशिया और यूक्रेन से आता है, ठीक है। यूक्रेन एंड रशिया अकाउंट फॉर मोर देन 90% ऑफ इंडियाज इंपोर्ट ऑफ सनफ्लावर ऑयल। मतलब दूसरे कंट्री से, मतलब बाहर से हम लोग जितना भी सनफ्लावर ऑयल मंगाते हैं उसका 90% जो होता है ना सनफ्लावर ऑयल, हमारा आता है रशिया और यूक्रेन से। मतलब कहीं ना कहीं हम लोग हैविली डिपेंडेंट है यूक्रेन और रशिया के ऊपर, और उसमें से भी क्या है कि यूक्रेन से 70% आता है मेरा अप्रोक्स, ठीक है। बाकी 20% जो 30% है वो रशिया से। तो मतलब इंडिया इज हैविली डिपेंडेंट ऑन यूक्रेन एंड रशिया फॉर द सनफ्लावर इंपोर्ट। तो ये देख सकते हैं कहीं ना कहीं हमारा क्राइसिस एक आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा। तो अगला न्यूज क्या है, ये वाला। तो ये भी एक मजेदार न्यूज है क्या कि इंडिया को नहीं पता कि एग्जैक्टली हमारे कितने स्टूडेंट्स वहां फंसे हुए हैं, बट रशियन प्राइम मिनिस्टर हम लोग को बोल रहे हैं, प्रेसिडेंट बोल रहे हैं कि भैया वहां पे इंडिया के 3,000 लोग फंसे हुए हैं, ठीक है। तो हमारे पास डेटा नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन मार्क भी उठाता है कि हमारे डेटा कलेक्शन के ऊपर। और एक दूसरा चीज इशू यहाँ पे ये निकल के आता है कि हम लोग क्या देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं पिछले 5-6 साल के अंदर इंटरनेशनल लेवल पे क्राइसिस बहुत बढ़ रहा है, चाहे वॉर हो चाहे कुछ हो। तो क्या इंडिया को एक रेफ्यूजी पॉलिसी या फिर एक असाइलम पॉलिसी या एक माइग्रेशन पॉलिसी या फिर इवेक्युएशन पॉलिसी टाइप का कुछ तैयार करना चाहिए? क्योंकि इंडिया के पास कोई भी रेफ्यूजी पॉलिसी नहीं है, ठीक है, कोई भी असाइलम पॉलिसी नहीं है हमारे पास। हमने इंटरनेशनल लेवल पे साइन करके रखा है ट्रीटी, मतलब डायरेक्टली ट्रीटी नहीं है, ठीक है, मतलब ऐसा कोई डायरेक्टली ट्रीटी हमने साइन नहीं किया, बट कहीं ना कहीं जो डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, ठीक है, वो हमने साइन करके रखा हुआ, उसके अंदर एक प्रोविजन है कि आपको करना पड़ेगा। बट जो रिफ्यूजी रिलेटेड जो एग्रीमेंट है इंटरनेशनल लेवल पे उसको हमने साइन नहीं किया, लेकिन फिर भी हमारे इतने सारे लोग बाहर रहते हैं, ठीक है। तो जो भी हो, तो क्या इंडिया टाइम आ चुका है कि इंडिया को अपना खुद का एक इवैक्यूएशन पॉलिसी हो गया, चाहे वो रेफ्यूजी पॉलिसी हो गया, चाहे एक डेटा, इस टाइप से चीजों को मेंटेन करना मतलब जरूरत है। क्योंकि हमने ये कोविड के टाइम में भी देखा था क्या कि गवर्नमेंट ने बोला था हमको नहीं पता कितने लोगों ने माइग्रेशन किया, हमको नहीं पता कितने लोगों का डेथ हुआ उस टाइम में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं डेटा कलेक्शन के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क होता है इंडिया के ऊपर।
और कुछ पॉलिसीज का भी आने वाले टाइम में हम लोग को रिफॉर्म लेना चाहिए इस फील्ड में। तो उसी बारे में चलो अगला न्यूज़ देखते हैं क्या। ये मैंने ऑलरेडी बता दिया था क्या कि जैसे एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक ने अपना जितना प्रोजेक्ट होता है रशिया और बेलारूस के अंदर पॉज कर दिया था, उसी टाइप से वर्ल्ड बैंक ने भी अपना सारा पॉज कर दिया है अपना कि भैया रशिया और बेलारूस के अंदर जो भी प्रोजेक्ट था, जो भी पैसा हमने दिया था, वो सब पॉज। ठीक है, क्लियर। तो ये है आज का न्यूज़। आई थिंक और नहीं है कुछ। ठीक है, चलो थैंक यू। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। हेलो। हाँ, भैया रोज इसी टाइम पे होती है क्या न्यूज रीडिंग?